हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजीसी नॉलेज वर्ल्ड। दोस्तों, हमने पार्ट 1 में देखा था कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी का मीनिंग क्या है, एक्सीडेंट की डेफिनेशन क्या है और कौन से टाइप के एक्सीडेंट होते हैं, हादसे होते हैं, वो हमने देखा था। पार्ट 2 में हमने ये देखा था कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस की टर्म इंश्योरेंस प्लान, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। और अब हम देखने वाले हैं पार्ट 3 के अंदर कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स है, क्या कवरेजेस है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और क्लेम की क्या प्रोसीजर है और क्लेम की कैलकुलेशन कैसे होती है। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो देख लीजिए ताकि आपका फंडा क्लियर हो जाए, उसके बाद ही आप ये वीडियो देख लीजिएगा। दोस्तों, इंडिया में 3030 जनरल इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो कि आपको ये प्रोडक्ट ऑफ़र करती है। पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की पॉलिसी आपको ऑफ़र करती है। तो हर एक पॉलिसी का, हर एक कंपनी का अपना खुद का अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस होगा। पॉलिसी के अंदर कवरेज में थोड़ा डिफरेंस होगा, बेनिफिट्स में थोड़ा डिफरेंस होगा या कोई टर्म्स एंड कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस होगा। तो मेरे लिए ये सारी कंपनीज़ की सारी ये जो प्रोडक्ट है वो डिस्कस करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए मैंने अभी इस वीडियो में न्यू इंडिया की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी को समझाने की कोशिश की है कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस में पीए की पॉलिसी में क्या बेनिफिट्स कवरेजेस है, उसका मैंने ये वीडियो बनाया है। बाकी सब कंपनी में ये जो पॉलिसी है इसका बेनिफिट्स ओवरऑल 90% तो सेम रहता ही है। तो इसलिए अगर आपको ये प्रोडक्ट समझ में आ गई, न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पीए की पॉलिसी प्रोडक्ट की जो जानकारी आपको समझ में आ गई, तो बाकी की कंपनी की जो ये पॉलिसी है वो जानने में मुश्किल ही नहीं रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं एनआईए न्यू इंडिया इंश्योरेंस की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। दोस्तों, जैसे कि मैंने पार्ट 2 में बताया था कि पीए की पॉलिसी में सम इंश्योर्ड जो है वो इनकम बेस्ड होता है, आपका ऑक्यूपेशन बेस्ड होता है। आप कौन सा आप काम कर रहे हो, क्या एक्टिविटी कर रहे हो, उसके बेसिस पर आपकी रिस्क कैटेगरी सिलेक्शन की जाएगी। तो यहाँ पे 3 रिस्क ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ योर ऑक्यूपेशन। तो रिस्क ग्रुप 1 में क्या आएगा, तो मेनली ऐसी जॉब आएगी, ऐसा काम आएगा, ऐसी एक्टिविटीज़ आएगी जिसमें सबसे कम रिस्क है एक्सीडेंट होने का, जैसे कि अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स, कंसल्टिंग इंजीनियर्स, टीचर्स, बैंकर्स। ये सब जो लोग यहाँ पे मैंने आप दिखाया है वो इसकी जो जॉब है, उसकी जो ऑक्यूपेशन है वो बहुत ही कम हैज़ार्डस है, जिसमें एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत कम है। एंड ऑल पीपल एंगेज्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिव और सिमिलर ऑक्यूपेशन। कोई ऐसा बैक ऑफिस का काम अगर आप कर रहे हो तो आप रिस्क ग्रुप 1 की कैटेगरी में आओगे और रिस्क ग्रुप 1 का जो प्रीमियम है वो लोएस्ट होता है। सेकंड वन है रिस्क ग्रुप 2। रिस्क ग्रुप 2 में कौन कौन आएंगे, तो बिल्डर्स, फील्ड इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, वो सब आएंगे। उसके बाद वेटनरी डॉक्टर्स, ड्राइवर्स, वो सब आएंगे। उसके अलावा जो भी लोग मैनुअल लेबर का काम कर रहे हैं, चाहे वो डिगिंग का काम हो, खुदाई का काम, हाउस का पेंटिंग का काम हो, कारपेंटर हो, टेलर हो, कोई मशीन पर काम कर रहे हैं लेबर, या ऐसा कोई भी इंसान जो इस टाइप का थोड़ा हैज़ार्डस ऑक्यूपेशन में है, वो आएगा रिस्क ग्रुप 2 में। इसका जो प्रीमियम है वो रिस्क ग्रुप 1 से थोड़ा ज़्यादा होता है। थर्ड कैटेगरी में आएगा सबसे ज़्यादा रिस्की, जिसको एक्सीडेंट होने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, वैसे ऑक्यूपेशन वाले लोग
रिस्क ग्रुप 3 में आएंगे और रिस्क ग्रुप 3 वाले लोगों का प्रीमियम सबसे ज़्यादा लगेगा। सबसे पहले है पीपल वर्किंग इन अंडरग्राउंड माइंस। अंडरग्राउंड गटर या अंडरग्राउंड माइन में जो काम करते हैं, या तो कोई डीप वाटर्स, बहुत ही गहरा पानी है उसके अंदर काम करते हैं, वैसे आदमी लोग का जो इंश्योरेंस है वो रिस्क ग्रुप 3 में आएगा। वर्कर्स इन्वॉल्व इन इलेक्ट्रिकल वर्क्स, इलेक्ट्रिकल का काम करते वो भी रिस्क ग्रुप 3 में आएगा। सर्कस में काम करने वाले जो भी लोग हैं वो भी रिस्क ग्रुप 3 में आएंगे। और हैज़ार्डस स्पोर्ट की एक्टिविटी जो कर रहे हैं, जिसका पैसा स्कीइंग, आइस हॉकी, ब्लोइंग, माउंटेनिंग, ऐसा कोई उसका पैसा है, उसका ऑक्यूपेशन है, तो वो भी रिस्क ग्रुप 3 में आएगा। अब हमने ये 3 देख लिए, रिस्क ग्रुप 1, 2 और 3। तो अगर मान लो कि लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, तो और वो मान लो कि वो रिस्क ग्रुप 1 में आता है, तो उसका प्रीमियम आएगा 150 रुपये। अगर रिस्क ग्रुप 2 में है तो उसका प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा आएगा कंपेयर टू रिस्क ग्रुप 1। और अगर वो आदमी रिस्क ग्रुप 3 में है तो उसका प्रीमियम और भी ज़्यादा आएगा। अब हम देख लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है इस पॉलिसी के अंदर, न्यू इंडिया एश्योरेंस की पीए की पॉलिसी में। तो टोटल 4 बेनिफिट है, टेबल ए बी सी डी। तो हम शुरू करते हैं टेबल डी से। टेबल डी है ना, वो सबसे कम बेनिफिट वाला टेबल है। टेबल डी के अंदर मात्र और मात्र सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ ही कवर होती है। अगर एक्सीडेंट के अंदर आपकी डेथ नहीं होती है तो आपको ये पॉलिसी के अंदर कोई बेनिफिट नहीं मिलता। अगर डेथ हो जाती है तो सम इंश्योर्ड का 100% यानी कि पूरा का पूरा सम इंश्योर्ड आपको, मतलब आपके नॉमिनी को मिलता है, अगर आपने टेबल डी लिया है तो। टेबल डी से ज़्यादा बेनिफिट वाला टेबल है टेबल सी। तो टेबल सी में क्या क्या कवर है? तो इसमें एक्सीडेंटल डेथ, यानी कि ये जो टेबल डी है एक्सीडेंटल डेथ, वो टेबल सी के अंदर ऑलरेडी कवर है। तो अगर आपने टेबल सी ऑप्ट किया है तो आपको एक्सीडेंटल डेथ के साथ साथ और भी 1, 2 और 3 बेनिफिट मिलेगा। क्या है? तो वो है लॉस ऑफ 2 लिम्स और 2 आइज और 1 लिम्ब एंड 1 आई, लॉस ऑफ ओनली 1 लिम्ब और लॉस ऑफ ओनली 1 आई, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट अदर देन अबव। मैंने आपको पार्ट 1 की वीडियो में समझाया था कि लिम्ब का मतलब क्या है और आइज का मतलब क्या है। तो हमारा जो बॉडी पार्ट है वो कहाँ पे था? शायद 16 नंबर की स्लाइड में था। वो ये रहा। 2 हाथ और 2 पैर दोनों को हम बोलते हैं लिम्ब। तो हमारे बॉडी में टोटल 4 लिम्ब है, 2 हाथ और 2 पैर, और फिर है 2 आइज। तो दोस्तों, टेबल सी के अंदर डेथ तो कवर है ही। डेथ के अलावा अगर कोई 2 लिम्ब, यानी कि एक हाथ और एक पैर, या दोनों हाथ या दोनों पैर परमानेंटली चले जाए एक्सीडेंट में, या दोनों आइज चली जाए, या एक हाथ और एक आंख चली जाए, तो वो केस में भी सम इंश्योर्ड का पूरा 100% मिलता है, डेथ की तरह ही मिलता है। फिर है लॉस ऑफ ओनली 1 लिम्ब और 1 आई। अगर 6 बॉडी पार्ट है हमारे, 2 हाथ, 2 पैर और 2 आंख,
छः में से कोई एक ही परमानेंटली चला जाए एक्सीडेंट के अंदर तो सम इंश्योर्ड का 50% मिलता है। और कोई अलग टाइप की परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, आपके दोनों हाथ, दोनों पैर और दोनों आँख, वो छः अंग बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी इंजरी नहीं हुई है, लेकिन इंजरी कुछ ऐसी हुई है कि आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए डिसेबल हो गए हैं। मान लो कि आपका एक्सीडेंट हुआ और आप ब्रेन डेड हो गए, या तो आपकी रीढ़ की हड्डी टूट गई और आपको पूरी ज़िंदगी के लिए बेड रेस्ट पर ही रहना पड़ेगा। तो वो वाले केस में ना तो आपके दोनों हाथ चले जाते हैं, ना तो दोनों पैर इंजर होते हैं, ना तो दोनों आँख को कुछ होता है, लेकिन फिर भी आप परमानेंटली डिसेबल हो गए हैं ऐसा हमें मानना है। और वैसे केसेस में 100% ऑफ सम इंश्योर्ड मिलता है। ये था टेबल सी। अब आते हैं टेबल बी। टेबल बी के अंदर टेबल सी भी आ गया और टेबल डी भी आ गया। तो टेबल बी के अंदर क्या है, तो जो भी टेबल सी के अंदर कवर था, एक्सीडेंटल डेथ, लॉस ऑफ 2 limbs, 2 eyes, 1 limb और 1 eye, लॉस ऑफ ओनली 1 limb और 1 eye, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, ये जो चारों चीज थी, 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये चारों चीज जो है टेबल सी की, वो तो टेबल बी के अंदर आ ही गया। तो टेबल बी में एक्स्ट्रा क्या बेनिफिट है जो टेबल सी में नहीं है, तो ये है ये वाला परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। ये जो बेनिफिट है वो टेबल सी के अंदर नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आपका बॉडी का कोई पार्ट जो है वो परमानेंटली चला गया है, लेकिन वो सिर्फ पार्शल है, मतलब आपका हाथ पूरा नहीं गया, आपका पैर पूरा नहीं गया, आपका जो आँख है वो भी पूरी की पूरी नहीं गई, वो 6 को 6 पार्ट सही सलामत है। इसके अलावा और कोई पार्ट चला गया है एक्सीडेंट के अंदर, तो आपको सम इंश्योर्ड का एक 1% से लेके 75% तक का बेनिफिट मिलेगा एज पर टेबल। एक टेबल था जिसमें मैंने दिखाया था, ये रहा स्लाइड नंबर 25। देखो, इसमें ना तो कोई आइज गई है, ना तो कोई लिम्ब मतलब हाथ पैर गया है। इसके अलावा और कोई आपका जो बॉडी का पार्ट है वो परमानेंटली डैमेज हो गया है, या तो दोनों कान या एक कान, या तो आपके जो अंगूठा है वो, या तो आपकी जो फिंगर्स है वो, या तो आपकी और टाइप के जो बॉडी पार्ट है वो अगर डैमेज हो जाता है परमानेंटली, आप उसको गवा देते हो, तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। और ये जो परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है वो सिर्फ टेबल बी के अंदर ही कवर है, टेबल डी या सी के अंदर कवर नहीं है। अब आगे आते हैं टेबल ए। टेबल ए के अंदर सारे बेनिफिट आ गए। टेबल ए के अंदर टेबल बी भी आ गया, उसके अंदर टेबल सी भी आ गया, टेबल डी भी आ गया। तो अगर आपने टेबल ए लिया है तो ये सारे बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में आपको ये जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो मिलेगा, वो है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। तो अगर आपने टेबल ए लिया है तो आपको ये बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलता है। और उसमें क्या मिलता है कि जो भी सम इंश्योर्ड है उसका 1% मिलता है फॉर एवरी वीक। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊँ तो 26, स्लाइड नंबर 26, ये देखिए, इस आदमी का पैर फ्रैक्चर हो चुका है। अब ये आदमी कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पर है,
वो ना तो अपने जॉब पर जा पाएगा ना तो अपने बिजनेस या धंधे पर जा पाएगा। तो इस टाइप की जो डिसेबिलिटी है उसको हम मानेंगे टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। तो अगर ये आदमी जो है वो कुछ हफ्ते तक अपने घर पर ही रेस्ट लेता है, आराम करता है, जब तक उसका पैर ठीक ना हो जाए, तो ये पॉलिसी में उनको ये बेनिफिट मिलेगा, सम इंश्योर्ड का 1% मिलेगा एवरी वीक। तो 4 वीक मतलब 4 हफ्ते के लिए अगर वो इंसान छुट्टी पे रहता है, अपने घर पर रेस्ट करता है, तो टोटल 4% मिलेगा सम इंश्योर्ड का। अब ये सारे बेनिफिट्स को मैंने आपको इस टेबल ABCD में आपको दिखाया है। देखो, ये जो टेबल डी है, टेबल डी में सिर्फ डेथ ही कवर है, एक्सीडेंटल डेथ। और उसमें बेनिफिट क्या मिलता है, तो कि सम इंश्योर्ड का 100% आपको मिलता है। टेबल सी में क्या कवर है, तो टेबल सी में डेथ भी कवर है, दोनों आँख चली गई या दोनों पैर चले गए या दोनों हाथ चले गए, या ये जो 6 अंग है, 2 हाथ, 2 पैर और 2 आँख, ये 6 पार्ट में से कोई 2 पार्ट परमानेंटली आपने गवा दिए एक्सीडेंट में, तो आपको सम इंश्योर्ड का 100% मिलेगा। या तो अगर ये जो 6 बॉडी पार्ट्स है, 2 आँख, 2 हाथ और 2 पैर, ये 6 बॉडी पार्ट्स में से कोई एक ही चला गया, तो आपको मिलेगा सम इंश्योर्ड का 50%। और इसके अलावा कोई अलग टाइप का परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट आ गया, जैसे कि ब्रेन डेड हो गया इंसान एक्सीडेंट की वजह से, या पूरी तरह से पैरालिसिस हो गया बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट, अब उसके हाथ और पैर दोनों तो आपको ठीक ठाक दिखेंगे ही, लेकिन वो आदमी पैरालाइज होने की वजह से अपना काम नहीं कर सकता परमानेंटली, तो उसको हम बोलेंगे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, और वो कवर होता है टेबल सी के अंदर। तो टेबल सी के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक के बेनिफिट कवर है। अब टेबल बी में क्या कवर है, तो ये 4 तो कवर है ही, एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट, साथ साथ में ये एक्स्ट्रा बेनिफिट सी के अंदर मिलता है, परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। तो जितनी डिसेबिलिटी है उसके मुताबिक बेनिफिट मिलता है। अगर दोनों कान चले गए एक्सीडेंट के अंदर, तो सम इंश्योर्ड का 75% मिलता है मैक्सिमम। अगर उंगली कट गई या जो आपका थंब है, अंगूठा, वो कट गया, तो कुछ सम इंश्योर्ड का 10% या 20% के आसपास मिलता है। तो अगर आपको ये वाला जो बेनिफिट है वो कवर करना है, तो आपको टेबल बी लेना पड़ेगा। फिर आते हैं टेबल ए के अंदर, जिसमें ये सब तो कवर है ही, साथ साथ में टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट कवर होता है, जबकि वो और टेबल में कवर नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपको फ्रैक्चर हो गया हाथ का, पैर का, या कुछ ऐसी भी कोई इंजरी हो गई जिसकी वजह से आपको टेम्पररी रेस्ट लेना पड़ता है कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिन के लिए, और फिर आप ठीक ठाक होने ही वाले हो, वो अगर आप रिकवर कर गए तो उस टाइप की जो इंजरी है जो ठीक हो सकती है, जो परमानेंट नहीं है, सिर्फ टेम्पररी है, तो वो केस में आपको क्या मिलेगा कि हर हफ्ते एवरी वीक आपको मिलेगा 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो अगर आपने टेबल ए लिया है तो ही आपको ये बेनिफिट मिलेगा। तो ये था नटशल में कि टेबल डी में क्या है, टेबल सी में क्या है, फिर टेबल बी में क्या है, और फिर
टेबल ए के अंदर किया है। इसके अलावा हमने जो अभी डिस्कस किया, ये जितने भी यहाँ पे डिस्कस किया है हमने, ये सब बेनिफिट्स, इसके अलावा न्यू इंडिया की पीए की पॉलिसी में क्या मिलता है, तो कि ये है कैरेज ऑफ डेड बॉडी। डेड बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो एक्सपेंस होता है वो मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, या तो 25,000 मैक्सिमम, या तो सम एश्योर्ड का 2%, दो में से जो कम होगा वो मिलेगा। फिर मिलता है एजुकेशन ग्रांट मिलता है। अगर जो इंसान है, जो एक्सीडेंटल डेथ हो गई उनकी, और उनके डिपेंडेंट चाइल्ड है बिलो द एज ऑफ 25 ईयर्स, तो पर चाइल्ड 25,000 रुपीज़ मिलता है मैक्सिमम, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ सम एश्योर्ड। ये दो में से जो कम होगा वो मिलेगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड या 25,000। लेकिन कंडीशन ये है कि जो चिल्ड्रन है उनकी एज 25 साल से कम होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा डिपेंडेंट चिल्ड्रन है तो भी आपको सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा या मैक्सिमम 50,000 रुपया मिलेगा। अब ये पॉलिसी कौन ले सकता है? पीए की पॉलिसी के लेने के लिए जो मेंबर है उसकी एज मिनिमम 5 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 ईयर्स होनी चाहिए। न्यू इंडिया में 70 ईयर्स के बाद भी पीए की पॉलिसी रिन्यू कर सकते हो, लेकिन डॉक्टर का फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और ये जो पॉलिसी है वो 70 साल से लेके 80 साल तक आप रिन्यू कर सकते हो। 80 साल के बाद ये पॉलिसी रिन्यू नहीं होती। अगर मेंबर की एज है वो 70 ईयर्स हो चुकी है, उसके बाद भी अगर वो मेंबर रिन्यू करवाता है पॉलिसी, तो उस प्रीमियम के अंदर 2.5% का लोडिंग लगता है हर साल। 80 साल के बाद हेड ऑफिस की परमिशन के बिना ये पॉलिसी रिन्यू नहीं हो सकती, और रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही हेड ऑफिस परमिशन देती है 80 साल के ऊपर की एज जो है जिसकी, उनकी पीए की पॉलिसी रिन्यू करने के लिए। अब यहाँ पे आते हैं कि सम एश्योर्ड कैसे लेना है। तो सम एश्योर्ड यहाँ पे इनकम बेस्ड होता है। लाइफ इंश्योरेंस की तरह नहीं है कि आपको जो मन में आया वैसा सम एश्योर्ड ले लिया, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़ या 2 करोड़, ऐसा पीए की पॉलिसी में नहीं होता। पीए की पॉलिसी में आपकी गेनफुल एम्प्लॉयमेंट क्या है उसके बेसिस पर ही आप सम एश्योर्ड ले सकते हो। अब यहाँ पे सवाल होगा कि गेनफुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। मान लो कि आपने कोई हाउस है वो आपने रेंट पर दिया है, उसका मंथली रेंट आ रहा है 10,000 रुपया पर मंथ, तो इसको हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर आपको एक्सीडेंट हुआ और आप डिसेबल हो गए, आपकी डेथ हो गई, तो भी ये जो इनकम है, हाउस रेंट की जो इनकम है वो तो चालू ही रहेगी, तो इसको हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे। दूसरा एग्जांपल है फिक्स डिपॉजिट या ऐसी कोई भी इनकम जो आपने इन्वेस्ट की हो और उसके ऊपर आपको कुछ प्रॉफिट, कोई डिविडेंड या इंटरेस्ट ऐसा कुछ मिल रहा है, तो इस इनकम को भी हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया एक्सीडेंट के अंदर तो भी ये इनकम बंद नहीं होने वाली है, ऐसे इनकम चालू रहने ही वाली है। तो दोस्तों, ऐसी कोई भी अगर इनकम है जो आपको कुछ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैसी इनकम को हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में नहीं गिनते। तो इसमें हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में वही इनकम गिनते हैं जो आप कमाते हो, आपकी मेहनत से, आपकी लगन से, आपकी जो बुद्धिमत्ता से आप जो भी इनकम आप गेन करते हो उसको ही हम गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जॉब करते हो तो आपकी जो सैलरी है वो आपकी हुई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट की सैलरी।
आप बिजनेस करते हो, आप दुकानदार है, और अगर आपको एक्सीडेंट हो गया तो आपकी दुकान बंद रहेगी, आपका बिजनेस बंद रहेगा, तो आपकी इनकम का लॉस होगा। तो बिजनेस की इनकम है, शॉप की इनकम है, या आपकी सैलरी की इनकम है, वो हुआ आपका गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये बात आप समझ लीजिए। तो अगर आप टेबल ए का बेनिफिट लेना चाहते हैं, यहाँ पे मैंने टेबल ए का बेनिफिट आपको डिटेल में समझाया हुआ है कि इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो अगर आपको टेबल ए का बेनिफिट चाहिए जिसमें टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट कवर है, और उसमें क्या होता है कि आप घर पे रेस्ट करते हैं या हॉस्पिटल में रेस्ट करते हैं, तो जितने दिन के लिए आप रेस्ट करते हो उतने दिन का आपको पर वीक 1% ऑफ सम एश्योर्ड मिलता है। तो ये बेनिफिट के लिए आपकी जो इनकम है वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट से होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है कि टेबल एक जो है उसका जो सम एश्योर्ड है वो मंथली इनकम का 24 टाइम्स नहीं होना चाहिए। यानी कि मान लो कि आपकी मंथली इनकम 10,000 रुपये है और आपको टेबल ए लेना है, तो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, 24 टाइम्स। तो 24 मल्टीप्लाई बाई 10,000 पर मंथ। तो आप टेबल ए मैक्सिमम 2,40,000 रुपये तक ही आप ले सकते हो, उनसे ज़्यादा नहीं। ये लिमिटेशन है न्यू इंडिया की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में। दूसरी चीज़ ये है कि टेबल ए बी सी डी सब कुछ मिला के आप 72 टाइम्स ही ले सकते हो मंथली इनकम का। यानी कि आपने टेबल ए तो ले लिया 2,40,000, लेकिन टेबल बी, टेबल सी और टेबल डी, ये चारों टेबल मिला के आपका जो टोटल जो सम एश्योर्ड है वो 72 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ये 10,000 की जो सैलरी है, तो टेबल ए बी सी डी सब कुछ मिला के 72 मल्टीप्लाई बाय आपकी पर मंथ की सैलरी 10,000। तो टेबल ए बी सी डी ये सब कुछ मिला के आपके जो टोटल सम एश्योर्ड है वो 60,20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने टेबल ए 2,40,000 लिया है, तो आपको टेबल बी जो है, टेबल बी या सी या डी, वो आप मैक्सिमम कितना ले सकते हो, तो टोटल सम एश्योर्ड एलिजिबिलिटी माइनस टेबल ए का सम एश्योर्ड, तो आप 4,80,000 रुपये आप टेबल बी में या सी में या डी में आप ले सकते हो। अगर आपकी कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में कोई इनकम नहीं है, तो आप मैक्सिमम 5 लाख का ही सम एश्योर्ड ले सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपका कोई घर है और आपने रेंट पर दिया है और हर महीने रेंट आ जाता है, या तो आपकी कोई इंटरेस्ट, फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, या कोई डिविडेंड है, या कोई आपने बॉन्ड लिए है, बॉन्ड के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये जितने भी ऐसी इनकम है, फिक्स इनकम, जो आपके एक्सटेंड की वजह से होने या न होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, तो अगर आपकी वैसी इनकम है, आप कोई बिजनेस या कोई सर्विस नहीं कर रहे हो, आपका कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो वैसे केस में आपको सिर्फ 5 लाख तक का ही सम एश्योर्ड मिलेगा, उनसे ज़्यादा नहीं। अब कौन से मेंबर का कितना सम एश्योर्ड होना चाहिए वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अर्निंग मेंबर, जो मेंबर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट में है, कोई सर्विस कर रहा है, जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, तो उनका सम एश्योर्ड कितना होना चाहिए। तो उनका सम एश्योर्ड यहाँ पे एज पर रूल्स, जैसे कि मैंने बताया, रूल्स क्या बताया, मैंने अभी बताया कि टेबल ए लेना है तो मंथली सैलरी का 24 टाइम्स, और टेबल ए बी सी डी सब कुछ मिला के मैक्सिमम 72 टाइम्स ऑफ मंथली सैलरी मैक्सिमम ले सकता है। तो ये रूल के मुताबिक अर्निंग मेंबर सम एश्योर्ड ले सकता है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि उसकी जो स्पाउस है, अर्निंग मेंबर की जो स्पाउस है, वाइफ या हस्बैंड कोई भी हो सकता है, अगर वो अर्न नहीं कर रही है या नहीं कर रहा है, तो उनको सम एश्योर्ड कितना मिलेगा। तो उनको सम एश्योर्ड इतना मिलेगा कि
अर्निंग मेंबर का 50% सम एश्योर्ड या 25 लाख रुपये, ये दो में से जो कम होगा वो वाइफ का मतलब स्पाउस का या मिलेगा सम एश्योर्ड। और टेबल है मैक्सिमम मिलेगा 5 लाख। तो हम एग्जांपल देखते हैं कि मान लो कि जो मेन अर्निंग मेंबर है उन्होंने सम एश्योर्ड लिया हुआ है 10 लाख का। उसका जो स्पाउस है वाइफ या हस्बैंड वो अर्न नहीं कर रही है, वो है नॉट अर्निंग। तो वो सम एश्योर्ड कितना ले सकती है या ले सकता है, या तो ये अर्निंग मेंबर का 50% और या तो 25 लाख, दो में से जो कम होगा वो ले सकती है। तो यहाँ पे वाइफ का सम एश्योर्ड मैक्सिमम 5 लाख ले सकते हैं हमारे ये एग्जांपल में। फिर नेक्स्ट आता है कि बच्चे जो 5 साल से लेके 25 साल के बीच का जो बच्चे हैं उनका सम एश्योर्ड कितना ले सकते हैं। तो 25% ऑफ सम एश्योर्ड ऑफ अर्निंग मेंबर बट मैक्सिमम 5 लाख, यानी कि अर्निंग मेंबर की सम एश्योर्ड 10 लाख है तो जो चिल्ड्रन है उसका सम एश्योर्ड होगा 25% ऑफ सम एश्योर्ड ऑफ अर्निंग मेंबर या 5 लाख, दो में से जो कम होगा वो। तो इसका 25% होता है 2.5 लाख, लेकिन बच्चे का हम मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, ओनली 5 लाख तक ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चे का 2.5 लाख का सम एश्योर्ड बनता है 25% ऑफ सम एश्योर्ड ऑफ अर्निंग मेंबर। फिर है मेडिकल एक्सपेंस। अगर आपने 20% एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के ये एड ऑन कवर लिया है मेडिकल एक्सपेंसेस का, तो मेडिकल एक्सपेंस भी आपको मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा, तो मिलेगा इतना 40% ऑफ क्लेम अमाउंट और 10% ऑफ सम एश्योर्ड, दो में से जो कम होगा वो मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको जो भी प्रीमियम आ रहा है पीए की पॉलिसी में उसका 20% एक्स्ट्रा आपको एड ऑन प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तभी आपको मेडिकल एक्सपेंस का ये बेनिफिट मिलेगा। और क्या बेनिफिट्स है ये पॉलिसी में, तो उसमें है क्यूमुलेटिव बोनस मिलता है 5% फॉर एवरी क्लेम फ्री ईयर। अगर आपने क्लेम नहीं लिया है तो नेक्स्ट ईयर के रिन्यूअल में सम एश्योर्ड जो भी है वो 5% आपका क्यूमुलेटिव बोनस जमा होता है, और वो जो बोनस है वो मैक्सिमम 50% तक ही मिलता है। मतलब कि अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख है तो अगर हर साल 5 साल हर साल 5% करके आपका जो क्यूमुलेटिव बोनस है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 50% हो सकता है, यानी कि 5 लाख का बोनस जमा हो सकता है मेंबर 1 के अंदर। ग्रेस पीरियड यहाँ पे 30 दिन का है। अगर कस्टमर ने 30 दिन के अंदर पॉलिसी रिन्यू नहीं करवाई तो उनका जो भी ये क्यूमुलेटिव बोनस जमा हुआ है वो चला जाएगा, और अगर जो भी पॉलिसी होगी वो उसको फ्रेश माना जाएगा, रिन्यूअल नहीं माना जाएगा। लेकिन 30 दिन के अंदर अगर रिन्यू हो जाती है पॉलिसी लैप्स होने के 30 दिन के अंदर, तो उसको सीबी का बेनिफिट कंटिन्यू रहेगा। फैमिली डिस्काउंट यहाँ पे 10% मिलता है टोटल प्रीमियम के ऊपर। फैमिली मतलब मेंबर ने अपने वाइफ को भी ऐड किया है, बच्चे को भी ऐड किया है, तो उसको हम फैमिली डिस्काउंट देते हैं 10% ऑन टोटल प्रीमियम।
ड्यूरेशन ऑफ एडमिसिबिलिटी क्या है, तो जो भी इंजरी हुई उसके 12 महीने के अंदर अगर डेथ होती है या डिसेबलमेंट होता है तो उसको हम ये पॉलिसी में कवर करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तारीख 1/1/2021 के दिन एक्सीडेंट हुआ। और जब एक्सीडेंट होता है तो ज़रूरी नहीं कि तुरंत आदमी मर जाए। एक्सीडेंट के बाद उनको हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू हुई, सर्जरी हुई, कुछ इम्प्लांट हुए, जो भी हुआ, लेकिन कुछ दिन के बाद डेथ हो जाती है तो उसको हम एक्सीडेंटल डेथ ही मानेंगे। ठीक वैसे ही ट्रीटमेंट होने के बाद जो इंश्योर्ड पर्सन है वो डिसेबल हो जाता है परमानेंटली, तो वो जो परमानेंट डिसेबलमेंट है वो भी हम एक्सीडेंट से हुआ वही मानेंगे और पॉलिसी में वो कवर है। लेकिन ये कब तक कवर है, तो 31 दिसंबर 2021 तक, यानी कि 12 महीने तक। अगर ये आदमी की फिर 1/1/2022 ये इस 22 के दिन अगर डेथ हो जाती है तो ये डेथ को हम एक्सीडेंटल डेथ नहीं मानेंगे, क्योंकि 12 महीने के जो एक्सीडेंट हुआ उसके 12 महीने के बाद उसकी डेथ हुई है, इसलिए हम उनको एक्सीडेंटल डेथ नहीं मानेंगे। यहाँ पे एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि मान लो कि ये जो 1 साल है इस बीच में उसकी डेथ हो गई ड्यू टू हार्ट अटैक, तो क्या ये पॉलिसी में कवर होगा, तो जवाब है नहीं। इस पॉलिसी में सिर्फ एक्सीडेंटल इंजरी या एक्सीडेंटल डेथ ही कवर होता है। लेकिन अगर कस्टमर प्रूव कर सकता है कि ये जो हार्ट अटैक हुआ वो एक्सीडेंट की वजह से हुआ था, एक्सीडेंट हुआ उसके बाद उसका जो हार्ट था वो डैमेज हो गया था और ट्रीटमेंट हुई, लेकिन फिर भी वो ट्रीटमेंट सक्सेस नहीं रही, और जो हार्ट के ऊपर जो इंजरी हुई थी उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ था, ऐसा प्रूव कर सकता है कस्टमर, तो हम मानेंगे कि ये जो हार्ट अटैक हुआ वो इट वाज प्रॉक्सीमेटली कोज्ड बाय एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट की वजह से हार्ट अटैक हुआ था, ऐसा मान के पॉलिसी में क्लेम मिल सकता है। लेकिन 12 महीने की ये कंडीशन है कि 12 महीने के अंदर जो भी क्लेम है वो होना चाहिए, चाहे डेथ होना चाहिए या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट होना चाहिए। अब हम यहाँ पर एग्जांपल देखेंगे कि कोई क्लेम आया तो उसमें कितना पैसा मिलेगा कस्टमर को, उसका हम एग्जांपल देखते हैं। मिस्टर एबीसी इज एन अकाउंटेंट वर्किंग इन ए सीए फर्म। उनकी जो सैलरी है वो 20,000 पर मंथ है और उन्होंने 2 लाख का सबमिशन लिया है। यहाँ पे ईच टेबल, मतलब टेबल ए में भी 2 लाख लिया है, टेबल बी में भी 2 लाख लिया है, टेबल सी में और टेबल डी, ये सभी टेबल में 2-2 लाख रुपए का सबमिशन इन्होंने लिया हुआ है। अब उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उनको फ्रैक्चर हो जाता है उनके लेग पर और उनके आर्म पर, दोनों जगह फ्रैक्चर हो जाता है। उसका मेडिकल एक्सपेंस हुआ 15,000 का और उन्होंने 28 दिन के बाद अपनी जो जॉब थी अकाउंटेंट की वो फिर से चालू की, तो कितना क्लेम मिलेगा इस आदमी को, मिस्टर एबीसी को कितना रुपया मिलेगा ये पॉलिसी में, वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो फिलहाल अभी हम ये जो स्लाइड है 48 नंबर की, इसको अलग पीपीटी में ले जाते हैं। फोर्टी एट नंबर की पीपीटी ये रही।
ओके, तो ये एग्जांपल आपने समझ लिया होगा। अब चलते हैं कि कितना उनको क्लेम मिलेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उनकी सैलरी कितनी थी। उनकी सैलरी थी 20,000 पर मंथ। तो उनके हिसाब से उनको टेबल ए कितना मिलना चाहिए था मैक्सिमम, तो उनको मिलना चाहिए था 24 टाइम्स ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो 20,000 का मंथली सैलरी इंटू 24 टाइम्स वो होता है 4,80,000 रुपया। तो मिस्टर ABC मैक्सिमम 4,80,000 तक ही सम एश्योर्ड टेबल ए के अंदर ले सकता है, लेकिन हमारे एग्जांपल में उन्होंने कितना लिया है, 2 लाख का सम एश्योर्ड लिया है। तो ये ठीक है, एज पर रूल्स ये ठीक है। फिर रूल नंबर 2 दूसरा क्या कहता है कि टेबल ए और बी और सी और डी ये चारों टेबल मिला के मंथली सैलरी का मैक्सिमम 72 टाइम्स ले सकता है, यानी कि 20,000 इंटू 72 होता है 14,40,000। तो यहाँ पे देखो उन्होंने सम एश्योर्ड कितना लिया है, टेबल ए बी और सी और डी में 2-2 लाख रुपए लिए हैं, टोटल सम एश्योर्ड हो रहा है 8 लाख। मैक्सिमम कितना ले सकता था, 14,40,000, तो उन्होंने कम ही लिया है। तो एज पर रूल ये ठीक है। तो ये सिनेरियो है। अब हमें देखना है कि कितना क्लेम मिलेगा ये कस्टमर को। सबसे पहला आंसर है, क्वेश्चन है कि PTD यानी कि परमानेंट टोटल डिसएबलमेंट है। जवाब है नो। उनको सिर्फ फ्रैक्चर हुआ है हाथ में और पैर में, कोई हाथ कटा नहीं है या पैर कटा हुआ नहीं है या दोनों आंखें भी सही सलामत है। तो इसलिए हम इनको PTD परमानेंट टोटल डिसएबलमेंट नहीं मानेंगे, PPD भी नहीं मानेंगे, परमानेंट पार्शियल डिसएबलमेंट नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका कोई उंगली नहीं कटी, कोई अंगूठा नहीं कटा या कोई भी बॉडी का पार्ट नहीं कटा, इसलिए इसको PPD भी नहीं मानेंगे। और डेथ तो है ही नहीं, तो ये तीनों है ही नहीं, इसको हम सामने लिखेंगे नो। तो हमारा जो टेबल ऑफ बेनिफिट था ये रहा बेनिफिट। तो इसमें से कुछ भी नहीं हुआ उनको, नहीं डेथ हुई, नहीं लॉस ऑफ 2 लिम्स, लॉस ऑफ 2 आइज, लॉस ऑफ 1 लिम्ब, 1 आई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको सिर्फ ये चीज़ हुई है, टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट, ये हुआ है उनको। तो इसलिए ये पॉलिसी में जो मिलेगा उनको ये सिर्फ यही चीज़ मिलेगी, 1% ऑफ सम एश्योर्ड पर वीक अप टू 100 वीक्स। उनको सिर्फ यही एक बेनिफिट मिलेगा, ऊपर का कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। तो TTD मतलब टेम्पररी टोटल डिसएबलमेंट है, जो कि हाँ है। तो उसमें कितना मिलता है पैसा, उसमें मिलता है 1% ऑफ टेबल ए सम एश्योर्ड। तो टेबल ए का सम एश्योर्ड है 2 लाख, उसका 1% होता है 2,000, मैक्सिमम 100 वीक्स तक मिलता है। लेकिन हमारा ये जो कस्टमर है वो कितने दिन तक रहा था बेड रेस्ट पर, 28 दिन तक छुट्टी पे रहा था जॉब पर। तो 28 दिन का मतलब होता है 4 वीक्स। तो उनको 4 वीक्स का पैसा मिलेगा, एक वीक का मिलेगा 2,000, क्योंकि 2 लाख का 1% होता है 2,000, एक हफ्ते के लिए मिलेगा 2,000। ऐसा टोटल 4 हफ्ते तक वो रेस्ट पर रहा था। तो 2,000 इंटू 4 होगा 8,000, उनको 8,000 रुपये वीकली बेनिफिट मिलेगा। उसके अलावा क्या मिलेगा, मेडिकल एक्सपेंस। उसकी क्या है सिनेरियो, तो मेडिकल एक्सपेंस मिलता है 40% ऑफ क्लेम अमाउंट, और मतलब यानी अथवा 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ये दो में से जो कम होगा वो मिलेगा। तो 40% ऑफ क्लेम अमाउंट क्या होता है, तो क्लेम अमाउंट ये है 8,000 रुपये, उसका 40% होता है 3200। या तो 3200 मिलेगा या तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड मिलेगा। तो टेबल का सम एश्योर्ड है 2 लाख, उसका 10% होता है 20,000। तो ये 3200 और ये 20,000, दो में से जो कम होगा वो मिलेगा।
तो मेडिकल एक्सपेंस उनको ये केस में मिलेगा 32,000। यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट टू एक्चुअल, मतलब अगर मेडिकल एक्सपेंस जो है उनको मिलना है इतना 3,200, लेकिन अगर एक्चुअल एक्सपेंस 3,200 से कम हुआ है तो एज पर एक्चुअल ही मिलेगा। हमारा जो एग्जाम्पल है उसमें 15,000 का एक्सपेंस हमने दिखाया है। मान लो कि यहाँ पे 15,000 के बदले सिर्फ 1,500 रुपये ही खर्चा हुआ है मेडिकल का, तो यहाँ पे एलिजिबल तो है 3,200 के लिए, लेकिन एक्चुअल हुआ है 1,500 रुपये। तो यहाँ पे 3,200 की जगह 1,500 रुपये मेडिकल एक्सपेंस के मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल में उनको 15,000 का एक्सपेंस हमने दिखाया है, मेडिकल का एक्सपेंस दिखाया है, तो उनको अब मिलेगा 3,200 एज पर दिस रूल। तो टोटल क्लेम कितना होगा, तो 8,000 रुपया वीकली बेनिफिट का और 3,200 रुपये मेडिकल का, दोनों मिला के कस्टमर को 11,200 का क्लेम मिलेगा। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं एक्सीडेंटल डेथ का। तो चलिए देख लेते हैं कि कोई एक्सीडेंटल डेथ होती है तो उसमें क्लेम कैसे मिलता है। तो मिस्टर ABC वॉज ए शॉप ओनर, एक दुकानदार था मिस्टर ABC, जिसकी ईयरली इनकम 12 लाख रुपया थी। उनको 2 बच्चे थे जिसकी एज 18 साल की थी, और उन्होंने जो सम एश्योर्ड लिया था वो कुछ इस प्रकार लिया हुआ था। टेबल A का 5 लाख, टेबल B 10 लाख, टेबल C को उन्होंने ऑप्ट नहीं किया था, और टेबल D का सम एश्योर्ड लिया हुआ था 20 लाख। अब ये जो शॉप ओनर है वो उनको एक्सीडेंट होता है और मर जाता है 14 दिन के बाद, आफ्टर द डेट ऑफ एक्सीडेंट। अब जब एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटलाइज हुआ था वो शॉप ओनर, तो उसके मेडिकल एक्सपेंस 2 लाख रुपया हुआ था, लेकिन 14 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, वो रिकवर नहीं कर पाया। तो ये केस में मिस्टर ABC के नॉमिनी को कितना रुपया का क्लेम मिलेगा ये पॉलिसी में, अगर उन्होंने ये टेबल ऑप्ट किया है तो चलिए देखते हैं कि उसकी क्लेम एलिजिबिलिटी क्या है। अब जैसे कि उनकी मंथली सैलरी जो है वो 12 लाख पर ईयर है, यानी सॉरी उनकी जो एनुअल सैलरी एनुअल इनकम है वो 12 लाख रुपया है, तो उनकी मंथली सैलरी ऑन एन एवरेज होगी 1 लाख। तो इसलिए अगर उनको टेबल A लेना है तो कितना ले सकता है, 24 टाइम्स ऑफ हिज मंथली सैलरी। तो मंथली सैलरी है लाख रुपया, उनका 24 टाइम्स हम करते हैं तो होता है 24 लाख रुपया। लेकिन हमारी पॉलिसी की ये कंडीशन ये है कि टेबल A का मैक्सिमम सम एश्योर्ड सिर्फ 5 लाख तक ही ले सकता है कस्टमर, और कस्टमर ने टेबल A 5 लाख लिया हुआ है, तो एज पर रूल ये ठीक है। फिर है टेबल ABCD, चारों टेबल मिला के उनका मैक्सिमम सम एश्योर्ड 72 टाइम्स होना चाहिए मंथली इनकम का, तो वो हो रहा है 72 लाख रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, उन्होंने टेबल A लिया है 5 लाख, टेबल B लिया है 17 लाख, टेबल C को उन्होंने ऑप्ट नहीं किया, और टेबल D लिया है 50 लाख। टोटल सम एश्योर्ड 72 लाख रुपया उन्होंने लिया हुआ है। तो एज पर सम एश्योर्ड की एलिजिबिलिटी जो है, सम एश्योर्ड की जो कंडीशन है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। तो अब हम देखे हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि उनको कितना क्लेम मिलेगा एक्सीडेंटल डेथ हुआ है। तो अब देखिए, टेबल का बेनिफिट जो लिया था उसके मुताबिक यहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट है, तो आंसर है नहीं है। परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट है, नहीं है।
डेथ है, तो कहा डेथ है। तो यहाँ पे टेबल डी, मतलब चारों टेबल ए बी सी डी, चारों टेबल यहाँ पे एक्टिवेट होगा। फिर नेक्स्ट है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। क्या यहाँ पे टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट है? उसका जवाब है नहीं है, क्योंकि जो शॉप ओनर था मिस्टर ABC, वो सिर्फ 14 दिन की ट्रीटमेंट के बाद उसकी डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। तो यहाँ पे कोई टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए टोटल सम एश्योर्ड ABCD यहाँ पे पेबल होगा। आप एक बार याद कर लीजिए कि हमारा जो टेबल ऑफ बेनिफिट क्या कहता है कि अगर टेबल ए के अंदर ये सारे बेनिफिट्स कवर है, तो टेबल ए का सम एश्योर्ड जो 5 लाख है वो पूरा का पूरा 5 लाख यहाँ पे मिलेगा। फिर टेबल बी का सम एश्योर्ड उन्होंने कितना लिया था? टेबल सी उन्होंने 0 लिया है, टेबल बी उन्होंने 17 लाख लिया है, तो टेबल बी भी उनको पूरा का पूरा मिलेगा, क्योंकि टेबल बी के अंदर एक्सीडेंटल डेथ कवर है और टेबल ए के अंदर तो ये सारे बेनिफिट्स कवर है। तो जब डेथ हो जाती है शॉप ओनर की, तो उनको टेबल डी का, सी का, बी का और ए का, ये चारों टेबल का टोटल जो भी सम एश्योर्ड है वो मिलेगा, वो होगा 72 लैक्स। तो यहाँ पे ये कस्टमर को, उसके नॉमिनी को टेबल ए का 5 लाख, टेबल सी ऑप्ट नहीं किया, टेबल बी का 17 लाख और यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा कह दिया आपको, टेबल डी का 50 लाख, टेबल सी ऑप्ट नहीं किया था, टेबल बी का 17 लाख और टेबल ए का 5 लाख, ये सब कुछ मिला के जो 72 लाख रुपीज़ है वो पूरा का पूरा 72 लाख रुपीज़ नॉमिनी को मिलेगा। ये हुआ टेबल का बेनिफिट। अब हम देखते हैं कि मेडिकल एक्सपेंस कितना मिलेगा। तो मेडिकल एक्सपेंस की क्या क्राइटेरिया थी? 40% ऑफ क्लेम अमाउंट, और यानी अगर 40% ऑफ क्लेम अमाउंट मिलेगा या तो सम एश्योर्ड का 10% मिलेगा, दो में से जो कम होगा वो मिलेगा। तो यहाँ पे 40% ऑफ क्लेम अमाउंट हो रही है 28.8 लैक्स और टोटल जो सम एश्योर्ड है उसका 10% हो रहा है 7.2 लैक्स। तो दो में से जो कम होगा वो मिलेगा, या तो 28 लाख रुपीज़ है वो मिलेगा या तो 7.2 लाख रुपीज़ है वो मिलेगा। लेकिन उसका एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ था? उसका एक्चुअल मेडिकल एक्सपेंस हुआ था सिर्फ 2 लाख रुपया ही हुआ था, तो उसको मेडिकल एक्सपेंस का पैसा 2 लाख रुपया यहाँ पे मिलेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कैरेज ऑफ डेड बॉडी। तो कैरेज ऑफ डेड बॉडी का पैसा मिलता है सम एश्योर्ड का 2%, लेकिन मैक्सिमम 25,000। तो सम एश्योर्ड का 2% हो रहा है 1,44,000, लेकिन मैक्सिमम 25,000 ही दे सकते हैं, इसलिए कैरेज ऑफ डेड बॉडी का जो फ्री बेनिफिट है उसमें ये कस्टमर को मिलेगा 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन ग्रांट फॉर चिल्ड्रन। उसका क्राइटेरिया क्या था कि सम एश्योर्ड का 10% और 25,000, दो में से जो कम होगा वो मिलेगा एक बच्चे के लिए। अगर एक से ज़्यादा बच्चे हैं अप टू 2, तो उनको मिलेगा सम एश्योर्ड का 10% या तो 50,000, दो में से जो कम हो वो मिलेगा। तो इसलिए ये केस में भी ये कस्टमर के नॉमिनी को 50,000 रुपया एजुकेशन ग्रांट के तौर पे मिलेगा। तो टोटल क्लेम पेबल रहेगा टेबल ए का टेबल बेनिफिट का 72 लाख रुपीज़, मेडिकल एक्सपेंस का 2 लाख रुपीज़, कैरेज ऑफ डेड बॉडी का 25,000 रुपया और एजुकेशन ग्रांट का 50,000 रुपया। इस सब का हम टोटल करेंगे
तो उनका टोटल क्लेम पेबल आएगा 74,75,000 रुपीज़। ये केस था एक्सीडेंटल डेथ का। हम नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कि कोई पार्शल डिसेबिलिटी है लेकिन वो परमानेंट है, तो उसमें क्लेम कितना मिल सकता है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में। मिस्टर एबीसी एक लॉयर है जिसकी ईयरली इनकम 9 लाख रुपया है, और उन्होंने जो सम एश्योर्ड लिया है वो कुछ इस प्रकार से लिया है। टेबल ए का 3 लाख, टेबल बी का भी 3 लाख, टेबल सी का 3 लाख और टेबल डी का 10 लाख रुपया लिया हुआ है। अब वो जो लॉयर है वो उसको एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी एक आंख परमानेंटली चली जाती है। तो जब कोई पार्ट परमानेंटली डैमेज हो जाता है उसको हम बोलते हैं परमानेंट पार्शल डिसेबलमेंट। तो अब हम एक केस में कितना क्लेम मिलेगा वो हम अभी देख लेते हैं। अब जैसे कि हमने देखा कि ये लॉयर की ईयरली इनकम 9 लाख थी, तो उसकी मंथली इनकम होगी 75,000 रुपीज़। टेबल ए कितना ले सकता है मैक्सिमम ये कस्टमर? 24 टाइम्स ऑफ हिज मंथली सैलरी। अब उसकी मंथली सैलरी 75,000 है, उसको 24 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल हो रहा है 18 लाख रुपया। लेकिन टेबल ए की मैक्सिमम लिमिट है 5 लाख। 5 लाख से ज़्यादा कस्टमर टेबल ए के अंदर नहीं ले सकता, लेकिन ये कस्टमर ने यहाँ पे देखो 3 लाख ही लिया है कवर। तो एज पर सम एश्योर्ड क्राइटेरिया ये सही है। फिर टेबल ए बी सी डी चारों का टोटल जो है वो 72 टाइम्स ऑफ मंथली सैलरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 75,000 इंटू 72 हम करते हैं तो हो रहा है 54 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए टेबल ए बी सी डी चारों का टोटल हो रहा है 19 लाख रुपीज़। तो ये भी क्राइटेरिया सही है, फुलफिल हो रहा है। सम एश्योर्ड जो लिया है कस्टमर ने वो एज पर रूल्स लिया हुआ है। अब इसको एक्सीडेंट होता है लॉयर को और उनकी एक आँख है वो परमानेंटली डैमेज हो जाती है। और जब ये एक्सीडेंट हुआ था तो ये लॉयर को 21 डेज़ के लिए रेस्ट लेना पड़ा था। तो चलिए देखते कि उसको कितना क्लेम मिलेगा ये पॉलिसी में। यहाँ पे टेबल बेनिफिट सबसे पहले देखना कि टेबल बेनिफिट जो है टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी और टेबल डी उसमें कितना रुपया मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का केस है यहाँ पे, तो जवाब है नहीं। हमने परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट की क्या डेफिनेशन है वो हमने आके देख लिया है। तो उनके जो 6 मेन पार्ट्स है, 2 हाथ, 2 पैर और 2 आँख, ये 6 पार्ट में से सिर्फ एक ही आँख गई है, इसलिए इसको हम परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट नहीं बोलेंगे। फिर दूसरा है परमानेंट पार्शल डिसेबलमेंट है, तो जवाब है हाँ, इसको हम परमानेंट पार्शल डिसेबलमेंट बोलेंगे। थर्ड वाला है क्या ये डेथ हुई है, तो नहीं, इसमें डेथ नहीं हुई है। तो दोस्तों टेबल बेनिफिट की हम बात करें तो ये कस्टमर के केस में सिर्फ परमानेंट पार्शल डिसेबलमेंट ही एलिजिबल होता है बेनिफिट के लिए। तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि लॉस ऑफ 1 लिम्ब और लॉस ऑफ 1 आई, एक हाथ या तो एक पैर गंवाया है या तो एक आंख गंवाई है, तो कस्टमर को सम एश्योर्ड का 50% मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि जो टोटल सम एश्योर्ड है टेबल ए बी सी उसका 50% मिलेगा। यहाँ पे मैंने टेबल डी नहीं लिया है। क्यों नहीं लिया है? कस्टमर तो टेबल डी ऑप्ट किया है 10 लाख, लेकिन दोस्तों जैसे कि मैंने बताया था कि टेबल डी में सिर्फ और सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ ही कवर होता है,
और कुछ कवर नहीं होता टेबल डी के अंदर। अब ये जो कस्टमर है लॉयर, उसकी डेथ तो हुई नहीं है, तो यहाँ पे ये जो टेबल डी है वो एक्टिवेट नहीं होगा। टेबल सी में क्या कवर है, तो कि लॉस ऑफ वन लिम्ब वन आई कवर है, तो यहाँ पे टेबल सी एक्टिवेट होगा। फिर टेबल बी में भी ये चीज़ कवर है, लॉस ऑफ वन आई, तो टेबल बी भी एक्टिवेट होगा ये केस में। और टेबल ए में तो ये सारी चीज़ कवर है, तो इसलिए टेबल ए भी एक्टिवेट होगा। तो जो एक आंख चली गई है लॉयर की, उसके केस में टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी, ये तीनों टेबल एक्टिवेट हो गए बेनिफिट के लिए। बस एक टेबल डी जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा क्योंकि उनकी डेथ नहीं हुई है। अब जो पैसा मिलेगा कस्टमर को वो कितना मिलेगा, 50% ऑफ सम इंश्योर्ड। तो यहाँ पे जो सम इंश्योर्ड है, टेबल ए का 3 लाख है, टेबल बी का भी 3 लाख है और टेबल सी का 3 लाख है। तीनों टेबल का 3-3 लाख रुपया सम इंश्योर्ड है, तो टोटल सम इंश्योर्ड हुआ 9 लाख रुपया। तो 9 लाख का 50% कितना होगा, 4,50,000 रुपया। तो ये कस्टमर को टेबल बेनिफिट की हम बात करें तो 4,50,000 रुपया मिलेगा। अब दूसरा पॉइंट है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट। डिसेबलमेंट हुआ लेकिन वो थोड़ा टेम्पररी था, शॉर्ट टर्म के लिए था। तो जैसे कि हमने देखा एग्जांपल में कि वो उसको 21 डेज के लिए बेड रेस्ट लेना पड़ा था जब एक्सीडेंट हुआ उसके बाद। तो यहाँ पे 21 डेज का मतलब होता है कि 3 वीक। तो वीकली बेनिफिट उनको मिलेगा 1 वीक का 1% ऑफ सम इंश्योर्ड। अब ये टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ टेबल ए में कवर है। ये जो टेबल ए है, सिर्फ टेबल ए के अंदर ही टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट का जो कवर है वो इंक्लूड होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है टेबल ए के अंदर टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट मिलता है 1% ऑफ सम इंश्योर्ड पर वीक, लेकिन मैक्सिमम अप टू 100 वीक्स। तो टेबल ए का सम इंश्योर्ड कितना था, वो सम इंश्योर्ड था 3 लाख रुपया, उसका 1% होता है 3,000 रुपया। अब वो 3 हफ्ते के लिए वो डिसेबल में हो गया था, तो 3,000 इंटू 3 वीक्स होगा 9,000 रुपीज़। तो टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट का बेनिफिट उनको मिलेगा 9,000 रुपया। मेडिकल एक्सपेंस ऑप्ट नहीं किया है यहाँ पे एग्जांपल में, इसलिए मेडिकल एक्सपेंस उनको नहीं मिलेगा। तो टोटल क्लेम पेएबल रहेगा 4,50,000 रुपया, जो कि था परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का बेनिफिट, और 9,000 रुपया है टेम्पररी टोटल डिसेबलमेंट का बेनिफिट। कुल बेनिफिट रहेगा 4,59,000 रुपये। तो ये था डेथ का केस, सॉरी ये था परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट का केस। यहाँ पे मैंने टाइटल गलत लिख दिया है, ये केस है परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट। दोस्तों हमने ये एग्जांपल देख लिया कि अगर क्लेम आता है तो कितना क्लेम मिलता है कस्टमर को। अब ये पॉलिसी में कुछ एक्सक्लूजन है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो एक्सक्लूजन में रहता है, अगर ऐसा केस बनता है तो उनको बेनिफिट नहीं मिलता, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर डेथ या इंजरी जो हुई है एक्सीडेंट से, वो इस कारण से हुई है कि आर्म्ड फोर्सेस में कोई सर्विस कर रहा है, जैसे कि मिलिट्री मैन है, आर्मी मैन है, नेवी में है या एयरफोर्स में है, और अपनी ड्यूटी में है, वो ड्यूटी के दरमियान इंजरी होती है या डेथ होता है, तो वो कवर नहीं होता ये पॉलिसी में, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने आर्म्ड फोर्सेस के लिए अलग से वो बेनिफिट देने का प्रावधान रखती है। इसलिए
पीए की पॉलिसी में ये कवर नहीं होता। फिर दूसरा है इंटेंशनल सेल्फ इंजरी, जानबूझकर आप अपने आप को इंजर्ड कर दो तो वो क्लेम नहीं मिलता। हमने देखा होगा कि कोई इंसान अगर उसके ऊपर बहुत डेब्ट का लायबिलिटी हो जाता है, देवा हो जाता है, तो अपने आप को नुकसान कर देता है कि अपने ब्लेड से हाथ काट देता है, ऐसा कुछ कर लेता है, तो वैसा एक्सपेंस जो है, वैसी इंजरी है वो कवर नहीं होती। सुसाइड का अटेम्प्ट करता है तो वो भी कवर नहीं है। इंसैनिटी मतलब कि कोई पागल है और अपने आप को नुकसान कर देता है इंसान, तो वो कवर नहीं है। वेनेरियल डिसीज़ कवर नहीं है, मतलब जो सेक्सुअल डिसीज़ है वो कवर नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, इसमें आप अल्कोहल भी आ गया। दारू पीने के बाद नशा चढ़ता है और कुछ भी कर देता है, अपने आप को इंजर कर देता है, या कोई एक्सीडेंट होता है इंसान का, या तो कोई ऐसी कोई दवाई ली है, उसकी साइड इफ़ेक्ट की वजह से जो इंसान है उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और नुकसान होता है, एक्सीडेंट होता है, तो वो कवर नहीं है ये पॉलिसी में। मेडिकल और सर्जिकल ट्रीटमेंट ये पॉलिसी में कवर नहीं है। अगर आपने मेडिकल एक्सपेंस का एड ऑन कवर लिया है तो ही ये जो एक्सपेंस है वो कवर होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू 40% ऑफ क्लेम अमाउंट, 40% ऑफ क्लेम अमाउंट और सम एश्योर्ड का 10%, दो में से जो कम होगा वो मेडिकल बेनिफिट का मिलेगा। थर्ड है एविएशन, यानी कि कोई पायलट है एरोप्लेन का, तो वो एरोप्लेन को क्रैश होने की वजह से वो मर जाता है या उनको इंजरी होती है, तो वो एक्सपेंस कवर नहीं होता। मगर अगर आप पैसेंजर की तरीके से, पैसेंजर के रूप में अगर आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हो और एरोप्लेन क्रैश हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है या आपको इंजरी होती है, तो ये कवर रहेगा। लेकिन अगर आप पायलट है और प्लेन उड़ाने की आप सर्विस करते हो, तो ये एविएशन जो है एक्सक्लूड रहता है ये पॉलिसी में। न्यूक्लियर रेडिएशन वेपन्स, उसकी वजह से जो होते ही इंजरी या डेथ, वो कवर नहीं है। वॉर एंड वॉर लाइक सिचुएशन, कोई युद्ध हुआ और उसकी वजह से आपको इंजरी हुई, तो वो कवर नहीं है। वॉर के अंदर सिविल वॉर भी आ गया, जैसे अभी हाल अफगानिस्तान में जो हो रहा है तालिबान का, तो उसको हम सिविल वॉर बोलते हैं। तो सिविल वॉर की वजह से भी अगर इंजरी होती है या डेथ होती है, तो वो भी ये पॉलिसी में, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कवर नहीं होता। फिर है चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी एंड अदर सिमिलर कोज, बच्चे का जन्म होना या तो प्रेगनेंसी रिलेटेड जो भी इंजरी है या कोई भी एक्सपेंस है, वो ये पॉलिसी में कवर नहीं है। क्रिमिनल एक्ट और ब्रीच ऑफ लॉ, कोई आप क्रिमिनल एक्ट कर रहे हो या कोई कायदा कानून है उसका भंग कर रहे हो और उसकी वजह से आपको इंजरी होती है या एक्सीडेंटल डेथ होता है, तो भी ये पॉलिसी, ये जो एक्सपेंस है वो कवर नहीं करती, बेनिफिट कवर नहीं करती। अब इसमें क्लेम प्रोसीजर क्या रहती है जनरली, जब भी एक्सीडेंट होता है तो इमीडिएटली आपको इंश्योरेंस कंपनी को बाय ईमेल या बाय लेटर साइन के साथ इंटीमेट करना है, कंपनी को इन्फॉर्म करना है इमीडिएटली। अगर डेथ हुई है तो अग्नि संस्कार के पहले या तो दफनाने से पहले इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। तो जब आप इन्फॉर्म करोगे इंश्योरेंस कंपनी को, तो आपको उसमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, तो वो लेटर के अंदर या ईमेल के अंदर आपको पॉलिसी नंबर लिखना पड़ेगा, पॉलिसी होल्डर का नाम,
और जिस मेंबर की डेथ हुई है या जिस मेंबर को इंजरी हुई है उस मेंबर का नाम, जिस जगह पे हुआ है एक्सीडेंट वो जगह का नाम एड्रेस के साथ और उसकी डेट ऑफ एक्सीडेंट समय के साथ भी बताना है, कौन से समय में कौन सी डेट में एक्सीडेंट हुआ था। डिटेल्स ऑफ इंजरी बतानी है कि इंजरी में क्या क्या हुआ है, हाथ टूटा है, पैर टूटा है या क्या हुआ है, वो शॉर्ट फॉर्म में दिखाना है। कौन सी हॉस्पिटल में एडमिट किया है वो हॉस्पिटल का नाम और एड्रेस बताना है। जो भी डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है वो डॉक्टर का नाम होना चाहिए और एक्सपेक्टेड एक्सपेंस ऑफ ट्रीटमेंट आपको बताना है, क्योंकि जब आप कंपनी को इन्फॉर्म करते हो कि एक्सीडेंट हुआ है तो कंपनी को इमीडिएटली उतना रुपए का क्लेम का प्रोविज़न करना पड़ता है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो अगर आपको पता नहीं कि कितना एक्सपेंस होगा तो भी आपको मोटा मोटी कंपनी को बता देना है कि 40,000 50,000 रुपया इतना खर्चा एक्सपेक्टेड है अप्रोक्सीमेटली। ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर बताना है एक्सपेंस का, आप लमसम कोई भी फिगर बता दीजिए, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड एक्सपेंस बताना है। और लास्ट वाला है कि आपको कस्टमर का जो कोई रिलेटिव है या उसका जो संबंधी है उनका कॉन्टेक्ट डिटेल बताना है, क्योंकि जब कोई इंसान की जब एक्सीडेंट होता है तो शायद वो फ़ोन करने की कंडीशन में भी नहीं होता, या तो वो कोमा में भी चला जाता होता है इंसान कभी बार। तो ऐसे केस में जो भी इंटीमेशन देता है उनको जो कस्टमर है उनका रिलेटिव्स का कॉन्टेक्ट डिटेल भी मेंशन करना चाहिए, ताकि कोई क्वेरी हो तो इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली वो कस्टमर के रिलेटिव्स को पूछ सके। ये हुई क्लेम इंटीमेशन की बात। अब नेक्स्ट स्टेप आता है क्लेम फॉर्म। क्लेम फॉर्म कब सबमिट करना होता है कि जब जिस कस्टमर का जिस इंश्योर्ड मेंबर का एक्सीडेंट हुआ है या इंजरी हुई है एक्सीडेंटल, वो जब रिकवर हो जाता है, फुल्ली रिकवर हो जाता है, उसके बाद ये पॉलिसी के अंतर्गत बेनिफिट को क्लेम करने के लिए क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है कंपल्सरीली। तो क्लेम फॉर्म जब आप सबमिट करोगे इंश्योरेंस कंपनी में तो उसके अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा है कि ओरिजिनल मेडिकल बिल्स होने चाहिए। अगर कस्टमर के पास मेडिक्लेम पॉलिसी है और ओरिजिनल बिल्स जो है वो कस्टमर ने इंश्योरेंस कंपनी को मेडिक्लेम पॉलिसी का बेनिफिट क्लेम करने के लिए सबमिट कर दिया है तो जेरोक्स कॉपी भी चलेगी, लेकिन वो जेरोक्स कॉपी सर्टिफाइड होनी चाहिए इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा या तो टीपीए द्वारा। फिर आपको ओरिजिनल रिसिप्ट्स देनी है, जो भी बिल का पेमेंट किया है, डॉक्टर का हॉस्पिटल का जो भी फीस का पेमेंट किया है उसकी रिसिप्ट चाहिए, एक्सरे चाहिए और जो भी रिपोर्ट्स एप्लीकेबल है इंजरी के रिलेटेड वो सारे रिपोर्ट्स ओरिजिनल चाहिए। ओरिजिनल नहीं है तो जेरोक्स कॉपी चलेगी, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी का या तो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर टीपीए का सर्टिफाइड होना चाहिए। फिर आता है फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द ट्रीटिंग डॉक्टर। जिस डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया है, जिस हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट किया है इंजर्ड मेंबर का, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर है लीव सर्टिफिकेट। अगर जो कस्टमर है वो सैलरीड पर्सन है, जॉब कर रहा है, तो उसके एम्प्लॉयर का लीव सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या खुद का कोई प्रोफेशन है उनके लिए लीव सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है। अगर एक्सीडेंटल डेथ हुई है तो डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर फैटल एक्सीडेंट हुआ है, फैटल एक्सीडेंट का मतलब है बहुत ही गंभीर रूप से इंजरी हुई है, एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे केस में इंक्वेस्ट पंचनामा होना चाहिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट होना चाहिए और एफआईआर कॉपी भी होनी चाहिए। कोई बड़ा हादसा हुआ है, जैसे कि सूरत में कुछ 1-2-3-4 साल पहले तक्षशिला जो कॉम्प्लेक्स था उसके ऊपर 4th फ्लोर में कुछ आग लगी थी और काफ़ी बच्चे उसमें जिंदा जल गए थे।
तो अगर ऐसा कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका न्यूज़पेपर की कटिंग भी अगर आप रखते हो और इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करते हो तो वो भी एक बहुत ही बड़ा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो जाएगा आपके लिए। फिर आपको असाइनी का नाम या तो नॉमिनी का नाम बताना है, साथ में नॉमिनी का बैंक डिटेल कैंसल चेक के साथ देना है। कैंसल चेक के अंदर नॉमिनी का नाम छपा होना चाहिए। अगर चेक के अंदर कस्टमर का नाम नहीं छपा हुआ है तो कैंसल चेक के साथ साथ बैंक स्टेटमेंट की भी जेरोक्स देनी पड़ेगी। इसके अलावा जो कोई भी पेपर की रिक्वायरमेंट होती है इंश्योरेंस कंपनी को अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्सीडेंट, तो वो सारे पेपर्स देने पड़ेंगे। अब ये जो डेडलाइन है क्लेम की एडमिसिबिलिटी के लिए वो है 12 महीने। एक्सीडेंट हुआ उसके 12 महीने के अंदर जो भी बेनिफिट्स है वो पेएबल है, चाहे वो परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हो या डेथ का केस हो या परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट का केस हो। कोई भी बेनिफिट है ये पॉलिसी के अंदर वो एक्सीडेंट होने के 12 मंथ के अंदर क्लेम कर लेना है। अगर 12 महीने के ऊपर हो गया और फिर कस्टमर ने इन्फॉर्म किया कि एक्सीडेंट हुआ था और उसकी इंजरी हुई थी और मुझे इसका इतना बेनिफिट चाहिए, तो इंश्योरेंस कंपनी वो क्लेम को डिनाई कर सकती है। तो एक्सीडेंट होने के 12 महीने के अंदर मान लो कि एक्सीडेंट हुआ लेकिन कस्टमर जो है वो सर्वाइव कर जाता है कुछ महीने के लिए, तो ऐसे केस में ज़रूरी नहीं कि जब एक्सीडेंट हो तब तुरंत ही उनकी डेथ हो जाए, ज़रूरी नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट चालू हो गई और कस्टमर कुछ दिन के लिए या कुछ महीनों के लिए सर्वाइव कर भी जाता है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशन खड़े हो जाते हैं बॉडी के अंदर जिसकी वजह से फिर वो कस्टमर नहीं बच पाता और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो मृत्यु को हम एक्सीडेंटल डेथ ही मानेंगे और वो मृत्यु जो है वो 12 महीने के अंदर हुआ है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सीडेंट, तो वो क्लेम एडमिसिबल रहेगा, उसको बेनिफिट मिलेगा ये पॉलिसी के अंदर। अब नेक्स्ट पॉइंट है रिफंड कितना मिलता है ये पॉलिसी के अंदर। अगर कोई कस्टमर पॉलिसी कैंसिल करवाता है तो अगर ये पॉलिसी अगर 1 महीने तक चली है तो उनको रिफ़ंड मिलेगा टोटल प्रीमियम का 25% जो है, सॉरी रिफ़ंड जो मिलेगा वो उसको रिफ़ंड मिलेगा 75% रिफ़ंड मिलेगा। टोटल जो प्रीमियम है उसका 25% इंश्योरेंस कंपनी अपने पास रिटेन करेगी, अपने पास रखेगी, बाकी का 75% का रिफ़ंड होगा अगर पॉलिसी 1 महीने से कम समय तक चली है। अगर पॉलिसी 3 महीने तक चली हुई है तो कस्टमर को 50% का ही रिफ़ंड होगा। अगर पॉलिसी 6 महीने तक चली हुई है उसके बाद पॉलिसी कैंसिल करवाता है कस्टमर तो उनको सिर्फ 25% ही रिफ़ंड मिलेगा, बाकी का 75% जो है कंपनी रिटेन करेगी, अपने पास रखेगी प्रीमियम। और अगर प्रीमियम जो है सॉरी पॉलिसी जो है 6 महीने के बाद पॉलिसी कैंसिल करवाता है कस्टमर तो उनमें कुछ रिफ़ंड नहीं मिलता। तो ये था पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में क्या क्लेम प्रोसीजर है, क्लेम कैसे प्रोसेस होता है, क्लेम की जो अमाउंट है वो कैसे गिनी जाती है, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में ये वीडियो में समझाया हुआ है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं दिखा ये वीडियो का तो आप पहले वो देख लीजिए, उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में कौन से टाइप के एक्सीडेंट होते हैं और ये एक्सीडेंट का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है, वो सब मैंने पार्ट 1 में समझाया है। और पार्ट 2 में मैंने ये समझाया है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, वो मैंने विस्तार से समझाया है। दोस्तों मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ही टाइम लगा है, बहुत ही मैंने मेहनत की है, तो प्लीज़ मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये वीडियो जो है वो बहुत ही बड़ा बन रहा था, क्योंकि देखो ये कोई ABCD वाली चीज़ नहीं है, ये एक प्रोडक्ट समझने की बात है।
तो प्रोडक्ट को समझना 10-15 मिनट में मुश्किल है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो 3 पार्ट में बनाना पड़ा। तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप तीनों पार्ट देख लीजिए, समझ लीजिए, ताकि इस पॉलिसी के बारे में जो भी डाउट्स है वो आपको क्लियर हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।